नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन कि आप सभी को पता है यहाँ पर ये भारतीय संविधान लिखा है। पहले तो ये याद रखिएगा। आज क्या खास होने वाला है, तो आज भारतीय संविधान को निपटाने वाले हैं, यानी जो विषय जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाने की कोशिश की गई, जिसमें आपको गठन के बारे में बताया जाएगा, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, स्त्रोत, विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, साथ में भारत प्रजातंत्र की जो कार्य प्रणाली होती है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। टोटल 450 से 450 से 500 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए जाएंगे और वन लाइनर प्रश्न है, ज्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिक्स प्रश्न, नहीं, पहले गठन सम्मिलित प्रश्न आपको बताए जाएंगे, फिर निर्माण की प्रक्रिया से, फिर इसके खत्म हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे वन बाय वन करके आपको इन प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो अच्छे से समझिएगा। इसकी पीडीएफ, बहुत ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ हो प्राप्त होगी, तो इसकी पीडीएफ हम हर बार आपको बताते हैं। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। और भी जो हमने वीडियोस बनाई है उनकी भी आपको पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। ये सब हम जो आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है। क्या करना भैया, इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि इस प्रकार की वीडियो आपको कैसे लगे। यदि इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो कमेंट से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे संविधान सभा के गठन के बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा, सन हमेशा याद रखिएगा भैया, 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो चुनाव भी 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, स्थापना आपको पता होना चाहिए, स्थापना पूछ लिया फिर पहला सत्र पूछ लिया, है ना। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946, बात एक ही है, लेकिन यदि सत्र पूछे तो भी आपका ये आंसर होना चाहिए और स्थापना पूछे तो भी आपका आंसर यही होना चाहिए। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था भैया? पारित के बारे में पूछे तो याद रखिएगा जनवरी 22, यानी कि 22 जनवरी 1947 सन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन ये कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। भारतीय संविधान के जनक के बारे में पूछ ली, इंपोर्टेंट पूछा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष के बारे में पूछ ले, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्षता के बारे में पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष भी थे। आगे इनके बारे में बात करेंगे, जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर दो बात का विशेष ध्यान देना है। यदि अस्थायी पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। लगभग ये 2 दिन के ही अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उनके बाद में आपके जो स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बना दिए गए थे ना। किनको? डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपके स्थायी अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने। किसने बनाया था भैया? संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान सभा को प्रारूप मसविदा, जिसको प्रारूप समिति भी कह लीजिए या फिर मसविदा समिति भी कह लीजिए, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे तो याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे भैया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप या फिर मसविदा समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? प्रश्न को देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अध्यक्ष पूछे और प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था इस समिति के समकक्ष, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा को संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। भाई संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा जा सकता है, बी एन राव होंगे। संविधान सभा को प्रारूप, जैसे मसविदा समिति की नियुक्ति के बारे में पूछे, जैसे कि हमने बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन इसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो इसकी नियुक्ति हुई थी 20 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहां से हुआ था, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से हुआ था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भाई आधार के बारे में पूछ ले, अच्छा प्रश्न है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसको आधार बनाकर भारतीय संविधान को रखा गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी ना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी, तो अभी हमने देखा कैबिनेट मिशन योजना कह लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कह लीजिए, है ना। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है।
संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। किसने? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा ये हैदराबाद ने नहीं लिया था। किसने? कौन सी रियासत ने? हैदराबादी रियासत ने नहीं लिया था भाग, है ना। सत्र 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई या फिर अधिवेशन में कहां पर रखी गई थी? तो ये आपके फैजपुर में। कहां पर? फैजपुर में, याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो यहां पर देखिए पूछा क्या गया है, तो याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से, यानी कि जब संविधान पूर्ण रूप से बन गया था उसके बाद, यानी कि कह सकते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, जब शुरुआती है ना अंतिम रूप जब दे दिया था उसके टाइम का पूछा गया है, तो यहां पर देखिए अनुच्छेद कितने, तब 395, अब कितने हैं? 448। आगे हम बात करेंगे, सारी चीजें एक एक करके बताएंगे, है ना। तो 448 अभी है वर्तमान में, और 8 अनुसूचियां तब थी मूल संविधान में, जो कि मैंने आपको क्विज के तौर पर भी प्रश्न पूछा था और काफी बच्चों ने 12 लगाया था। देखिए 12 अभी ये वर्तमान में, है ना, 12 अनुसूचियां अभी, लेकिन मूल संविधान में पूछ ले या फिर अंतिम रूप में पारित संविधान में पूछ ले तो याद रखिएगा वो 8 अनुसूचियां होंगी। क्या होगी? 8 अनुसूचियां, और यदि वर्तमान में पूछे तो वो 12, है ना, याद रखिएगा विशेषकर। भारत के लिए संविधान सभा को रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो यहां पर देखिए स्वराज पार्टी ने। कब किया था? 1942 में। कब किया था? 1942 में, है ना, विचार करा था ये, है ना। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। कितनी बार किया गया भैया संशोधन? अभी तक एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संशोधन अधिनियम में किए गए हैं, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। संविधान को, संशोधन को याद रखिएगा, इस अधिनियम को याद रखिएगा, काफी प्रश्न इससे बनने वाले हैं और आगे पूछे भी आपसे जाने वाले हैं। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो ये है 42वें संविधान संशोधन में, है ना। तो 42वें से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, काफी बड़ा संशोधन है ये, काफी बड़ा संशोधन अधिनियम है, तो आगे हम इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं संविधान की विशेषता के बारे में, है ना, इनकी विशेषता क्या क्या है संविधान की। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है भैया? तो याद रखिएगा हमेशा कौन है? संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो भारत का। सबसे सर्वाधिक व्यापक संविधान, है ना, याद रखिएगा सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का होगा? भारत का होगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक संघ माना गया है। कैसा माना गया है? राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है भैया? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। याद रखिएगा राज्य स्तर पर क्या है? कोई धर्म नहीं है। आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसद बनी हुई है, उसमें अलग अलग वो बनाए गए हैं, पार्ट बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो भारत एक क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भैया संरचना के संज्ञानात्मक, भावना में एकात्मक है। याद रखिएगा भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसके द्वारा पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? ये याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो आर्टिकल्स के बारे में पूछे तो कितने भैया? 470 से अधिक आर्टिकल्स है भारत संविधान में। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ये संसदात्मक प्रणाली, जैसे अभी हमने बताया था, तो संसदात्मक प्रणाली, है ना। कितने टोटल वो आपको आगे बताए जाएंगे। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का क्या है? संविधान है। किसका है? राज्य, इसमें संघ का और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो 36वें का आंसर आपको पता चल गया। आगे बात करेंगे, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है, तो संविधान में। किसमें है? संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है भैया अभिभावक? सर्वोच्च न्यायालय है। याद रखिएगा भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? जी ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च कौन है भारत में? संविधान है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है आपका भारतीय संविधान, है ना। जैसे कि अभी बताया था सबसे बड़ा लिखित आपका कौन सा संविधान होगा? भारतीय संविधान होगा, है ना, सबसे बड़ा संविधान। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? सभी को पता है 18 वर्ष। लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? तो याद रखिएगा कहां पर लिया था? फ्रांस में लिया था।
अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। किसका? अध्यक्षात्मक शासन का। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। क्या दिया गया भैया? राज्यों का संघ दिया गया है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से करता है। किससे करता है प्राधिकार? भारत की जनता से करता है। तो 2 टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं। अब बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। चलिए, संविधान के स्रोत में आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? देखिए, मौलिक कर्तव्य आईएमपी प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है ये आयरलैंड से प्राप्त हुई। कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख करते हुए आपका अमेरिका देश का अनुसरण किया। कहां का? अमेरिका का। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो ब्रिटेन। जो संसदीय व्यवस्था है इसे किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो ब्रिटेन। याद रखिएगा, ब्रिटेन देश के संविधान के समान रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, ये किया है अमेरिका से। किससे किया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो भैया, कानून के समान संरक्षण है, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित थी? हम बता चुके हैं, आयरलैंड। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो भैया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, है ना। कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भी शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? देखिए, संघवाद के बारे में पूछे तो कनाडा से लिया गया है। संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो याद रखिएगा, संघनात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पूछे तो एक कनाडा ने अपनाया था। किसने? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? यहाँ पर भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा गया है, ये किससे प्रभावित है भैया? तो इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदेशों का प्रेरणा कहां से मिली है? तो फ्रांस की क्रांति से मिली। कहां से? फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पूछे तो ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित है? कहां से लिया गया है मूल अधिकार? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? आपको बता चुका, काफी बार प्रश्न आ चुका, रिपीटेड प्रश्न है ना। तो क्या है आपका, क्या सही आंसर होगा? अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए। किससे? आयरिश गणतंत्र से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के बारे में पूछ ले भैया, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची के बारे में पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 4th टॉपिक है आपका संविधान के भाग। क्या है भैया? संविधान के भाग। तो इसमें देख लेते हैं क्या है प्रश्न आपके। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? देखिए, यहां पर भारतीय संविधान, यदि मूल संविधान के बारे में पूछे, जब बना था
कि भाई मूल संविधान में कुल कितने भाग है, तो वो है 22। कितने हैं, 22। बाद में 3 जोड़ दिए गए तो टोटल कितने हो गए आपके 25। टोटल कितने हो गए 25। वर्तमान में अभी भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होंगे, 25 होंगे। आगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मूल संविधान के बारे में यदि आपसे पूछे तो वो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा भाग 20। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही है, तो ग्राम पंचायत के बारे में पूछे तो ये भाग 4 है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पूछे तो ये चतुर्थ भाग में है। कहां पर है, चतुर्थ भाग, है ना, भाग 4। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर देखिए मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है भाग 3 में, है ना। भाग 3 में बहुत सारे अधिकार है या फिर इनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे मैं एक एक करके बताऊंगा। जो 25 भाग में बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, 1 से लगाकर 25 तक, उसमें क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं भारत सरकार द्वारा या फिर संविधान में, वो सारी चीजें हम एक एक करके जानेंगे। अभी हम यहाँ पर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, है ना। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई, तो भाग 5 में की गई है। किसकी, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है भैया, तो नागरिकता का जो उल्लेख है वो भाग 2 में। किसमें है, भाग 2 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है, तो भाग 21 में। किसमें भैया, भाग 21 में। पंचायती राज से, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से पंचायती लिखा हुआ से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में। किसमें है, भाग 9 में। पंचायती राज के साथ साथ आपका नगर पालिका जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी भाग 9 से। पंचायती राज और नगर पालिका दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मूल संविधान की अनुसूची के बारे में पूछे तो वो 8 है। कितनी मूल संविधान में, 8 अनुसूची है, जो कि मैंने क्यूज पर भी पूछा था। बहुत सारे बच्चे 12 बता रहे थे, लेकिन 12 नहीं है। 12 कब होगा, जब आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि भाई संविधान में कितनी अनुसूचियां है या फिर वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, 12 लगाकर आना है, क्योंकि 4 बाद में इन्होंने अनुसूचियां जोड़ी थी। अब कौन सी 12 अनुसूचियां है संविधान की, वो आपको पता होना चाहिए, और क्या है उसमें, क्या जोड़ा गया है ना, कौन से क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं, सारी चीजें यहाँ पर 1 से लगाकर 8 अनुसूची आपके 12 अनुसूची आपके लिए रखी है। तो पहली अनुसूची में आपको क्या जाएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन आ जाएगा। तीसरी अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञान के प्रारूप आ जाएंगे आपके। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें का आवंटन आ जाएगा। अच्छा प्रश्न आईएमपी है, याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें अंतर्गत आएंगे। 6ठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत आएंगे। 6ठी अनुसूची में, है ना। एक अनुसूची में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, इसलिए इनको एक साथ मैंने यहाँ पर रख दिया है ना, ताकि अलग अलग प्रश्न आपको देखने को ना मिले। 7वीं अनुसूची के बारे में पूछे तो भैया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किसके अंतर्गत आएगी भैया, 7वीं अनुसूची आईएमपी के, ध्यान दीजिएगा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो ये भी आईएमपी भैया। भारत की जो आधिकारिक भाषा 22 भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त हुई है वो कौन सी अनुसूची में हुई है, तो 8वीं अनुसूची के माध्यम से हुई है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन आप 9वीं अनुसूची में देख सकते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून, ये भी अच्छा प्रश्न है, आईएमपी है, याद रख लीजिएगा। दल बदल विरोध कानून कहां पर है, कौन सी अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची की हम बात करें तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, जो कि हम आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां ये किसमें है, 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची की हम बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां ये सभी किसके अंतर्गत आएगी, आपकी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगी, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में, किसके बारे में, अनुच्छेद के बारे में, है ना। तो अनुच्छेद की हम बात करें, जैसे अनुसूची में आपको बता चुका हूं, अब इसमें हम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अंतिम रूप से पूछा गया है, मूल रूप से पूछा गया है, तो पहले कितने थे शुरुआती संविधान में, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें भाषाएं कितनी थी, 22 और अभी भी 22 भाषा है। और कितने भाग है भैया, तो 22 भागों में इसे बांटा था। मूल संविधान की बात की जा रही है ना, अब कितने हैं वो आप आगे बात करेंगे। और 8 अनुसूचियां थी, याद रखिए, जो कि हम बता चुके हैं, है ना।
और यहाँ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस समय से क्या करा था? लागू किया गया था। याद रखिएगा लागू कब किया था इसे? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या देखिए, मूल में कितनी? 395। वर्तमान में कितनी है? 448। पहले कितने अनुसूचियां थी आपकी? 8 थी। कितनी? अब कितनी है? 12 है ना। और पहले कितने भाग थे? 22। अब बढ़कर कितने हो गए? 25 हो गए, है ना। अब इसमें आप देखेंगे 25 भाग कौन कौन से है? तो भारतीय संविधान में पहले 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने हैं? 25 भाग है, जिसमें 448 अनुच्छेद आपके पूरे हो चुके हैं और इसमें 12 अनुसूचियां है, जिसमें संशोधन अभी तक कितने हो चुके हैं? तो 106 संशोधन हो चुके हैं। इसके अंतर्गत आपके 25 भाग आ जाएंगे, 448 अनुच्छेद आ जाएंगे और 12 अनुसूची आ जाएगी आपको 106 संशोधन में, है ना। अब वो 3 भाग कौन कौन से जोड़े गए हैं भैया? तो आपका 9A नगर पालिका, जो कि हम पहले बता चुके, 9B सहकारी समिति और 14A आपका न्यायाधिकरणों को संशोधन के साथ मूल संविधान में जोड़ा गया है ना। तो ये जो 3 भाग हैं ये आपके एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएगी? आपकी 25 भाग हो जाएंगे। अब 25 भाग कौन कौन से हैं और इसमें कौन से अनुच्छेद आएंगे, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि भाग 1 की हम बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें, जैसे कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको क्या मिलेगा? संघ और उसका क्षेत्र मिलेगा, है ना। तो यदि संघ और उसका क्षेत्र पूछे कहां से कहां तक कौन से अनुच्छेद में है, तो 1 से 4 में। कहां पर है? कहां तक है? 104। 1 से 4। 2 में आपका सिटीजनशिप आ जाएगी और अनुच्छेद 5 से 11 में आपका दे रखा भाग 2, है ना। भाग 3 की हम बात करें तो मौलिक अधिकार उसमें आ जाएगा। और मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार दे रखे हैं। आपके 4 में क्या जाएंगे? निर्देशक सिद्धांत आ जाएंगे, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51, ये याद रखिएगा, है ना। यही आपको उल्लेख बता दिया है, अनुच्छेद भी बता दिए हैं और कौन सा भाग है ये भी आपको एक ही जगह तीनों चीजें मिल गई हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग 4A की हम बात करें तो इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 51A में दे रखे। कहां पर? अनुच्छेद 51A। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भाग 5 की हम बात करें तो इसमें संघ के बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद की बात करें, अच्छा प्रश्न देखिए, यहां पर देखिएगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ की बात की गई। 52 से 151 यानी कि यहाँ पर 100 अनुच्छेदों में की गई है। भाग 6 की हम बात करें तो इसमें राज्यों का उल्लेख है और ये 152 से 237, 152 से 237 में इसकी बात कही गई है। और 7 की हम बात करें तो याद रखिएगा, 7वां संशोधन जो अधिनियम है ये 1956 में भाग 7 को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। यदि ऐसा पूछे कि कौन सा भाग है जिसे 1956 में निरस्त कर दिया था, तो याद रखिएगा आपका 7वां भाग। कौन सा? 7वां भाग। और 7वां संशोधन में ही इसको निरस्त किया गया था, है ना। यहाँ पर 8 की हम बात कर ले तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है और ये 239 से 242 तक है। यदि हम 9 की बात करें तो पंचायतें हैं उसमें 243 से 243 ओ है ये, है ना। 243 A B C D से लगाकर ओ तक जो अनुच्छेद है उसमें पंचायतें के बारे में बात की गई है ना, इसका उल्लेख है। भाग 9A की हम बात करें तो नगर पालिका, जो कि हम बता चुके जो नया जुड़ा हुआ है ना, भाग 9A भाग 9B जो अभी हमने बताया था, ये एक्स्ट्रा जो 3 जुड़े हैं उनकी बात की जा रही, जिसमें नगर पालिका आ गई। और अनुच्छेद 243 पी ओ के बाद में पी आता है, तो 243 पी के साथ साथ 243 झेठ जी तक चला गया है और इसमें नगर पालिका की बात कही गई है। और यहाँ पर हम भाग 9B की बात करें तो सहकारी समिति इसके अंतर्गत आएगी और अनुच्छेद आपका आएगा 243 झेठ एच और 243 झेठ टी तक आपका सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। भाग 10 की हम बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है और इसमें 244 से 244A तक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है। भाग 11 की हम बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है और ये 245 से 263 तक बताया गया है, अनुच्छेद है ये। भाग 11 की हम बात करें तो इसमें वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे की बात की गई है और अनुच्छेद रहेंगे आपके 264 से 301, है ना। भाग 13 की हम बात करें, 10 11 12 है ना, ये 12 था, 13 भाग है। तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये अनुच्छेद 301 से 307 तक बात की गई है ना। यहाँ पर 14 की हम बात करें, भाग 14 की, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपकी अनुच्छेद 308 से 323 में दी गई है। और यहाँ पर 14A की हम बात करें तो इसमें न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। और ये जो अनुच्छेद है ये 323 से 323A से 323B तक इसमें प्रावधान दिया गया है। भाग
15 की हम बात करें तो इसमें चुनाव से संबंधित उल्लेख है और ये 324 से 329 है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद याद करना बहुत जरूरी है। जो आपके 25 भाग है उनके बारे में यहाँ पर आपको एक एक करके बताया जा रहा है। 16 की हम बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं और अनुच्छेद आपके हो जाएंगे 330 से 342। 17 की हम बात करें तो इसमें आधिकारिक भाषाएं दी गई है और आधिकारिक भाषाएं कितनी बताई गई है भैया, 22 भाषा बताई गई है ना। यहाँ पर कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक आपकी आधिकारिक भाषाएं हो जाएगी। यहाँ पर हम 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360। यहाँ पर 19 की हम बात करें तो इसमें मिश्रित है और मिश्रित आपका 361 से 367 रहेगा, है ना। बात करें यहाँ पर 20 की तो इसमें संविधान संशोधन दिया गया जो कि बहुत आईएमपी है ना। इसके बारे में हम एक पूरा डिटेल वीडियो है ना एक और अलग से बना देंगे और इसमें भी संविधान संशोधन रखा गया है, वन लाइनर। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में किसकी बात कही गई है, संविधान संशोधन में। कौन से भाग में, भाग 20 में। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392। अब भाग 22 की हम बात करें तो संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, इसमें अनुच्छेद 393 से 395। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि भाग 22 है तो सर 3 भाग कहाँ गए, कभी कभी बीच में ए बी सी भी आ गया था। तो इस तरीके से कितने भाग हो जाएंगे टोटल, ये 25 भाग हो जाएंगे। कितने, 25, है ना। तो इसमें आपके जो प्रावधान है, कौन सा भाग है, किसमें क्या प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद है, सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में पूछा गया तो मैं आपको बता चुका हूँ 448 अनुच्छेद है और अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद राज्यों के क्षेत्र में, सीमाएं में जो नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं वर्तमान में, वो अनुच्छेद 3 के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं, तो ये आपके 14 से 18 तक। कहां तक है, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेद, 14 से 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 अनुच्छेद हो जाएंगे, है ना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1) में। इसमें अनुच्छेद 19(1) में। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण के बारे में पूछे और अच्छा प्रश्न है तो अनुच्छेद 24 है। कौन सा है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 40। कौन सा है, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो मूल कर्तव्य जो है आपका अनुच्छेद 51(a) में। इसमें है अनुच्छेद 51(a) में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद 57(57). भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 39। ये 2 प्रश्न आ गए है ना, ये प्रश्न, ये उत्तर है, क्या ये उत्तर है ना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा वो है अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न आपका यहां से शुरू हो जाता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अच्छा प्रश्न, याद कर लीजिएगा। 61 अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा, 61 के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति है इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो भैया यदि ये पूछे तो प्रावधान जो किया गया है ये अनुच्छेद 63 में किया गया है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, है ना। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, यानी कि आपकी जो 2 सदन की बैठक है वो कम से कम 6 महीने के अंतराल में होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है उसके पहले कराना। तो वो होगी आपकी अनुच्छेद 85। कौन सी, अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये कर सकता है अनुच्छेद 123। कौन सा भैया, अनुच्छेद 123। संविधान सभा किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने
चलाए जाने का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 124 है। कौन सा है? अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 253। कौन सा है? अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है भैया? तो वित्त आयोग के गठन के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 280। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अब यहाँ पर डायरेक्टली 312 अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है आपका अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 338 ए में है। कहां पर है? अनुच्छेद 338 ए में। यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया भाग में तो कुछ हो रही है, यहाँ पर कुछ हो रही है। तो भाग में एक जो 448 अनुच्छेद है उनको 25 भाग में डिवाइड कर दिया है ना, और यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपका 448 अनुच्छेदों के अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां के आपके अलग प्रश्न दिखेंगे और यहाँ के अलग दिखेंगे, है ना। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 से। हमेशा याद रखिएगा, राजभाषा का दर्जा मिला है ना, राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक हिंदी को प्राप्त नहीं हुआ। कोई सी भी भाषा, यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले भैया कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप यदि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप बेफिक्र लगा के आ जाएगा, क्योंकि अभी तक राष्ट्रभाषा भारत की कोई सी भी नहीं है ना। सभी के अलग अलग राजभाषा दी गई है, अलग अलग राज्य की। तो राज्य भाषा जो आपकी हिंदी को दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो अनुच्छेद 343 एक को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 350 है। क्या है भैया? अनुच्छेद 350। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये कर सकता भैया अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न अच्छा है और इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में एक बार किया गया है मात्र? तो ये किया गया भैया अनुच्छेद 352 में। 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में एक ही बार किया गया है संविधान में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति करता है? थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे हो गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 360। क्या है भैया? 360 है। वित्तीय आपात की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अलग है और वित्तीय आपातकाल अलग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 368 है, जो कि आईएमपी संशोधन की प्रक्रिया। याद रखिएगा 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये आपका जो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है, अनुच्छेद 371 में बताया गया है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपके 5 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम भारतीय संसद के बारे में, है ना। इससे संबंधित जो प्रश्न निकल कर आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न आपका कि भारत की पार्लियामेंट जिसे संसद कहा जाता है, इसका जो उद्घाटन है ये कब हुआ था? संसद से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो 1927 आपको याद रखना है। 1927 में आपका जो संसद है उसका उद्घाटन हुआ था। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो जो संघीय व्यवस्थापिका यदि पूछ ले तो इसे संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न, 2 सदन। एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा उसे लोकसभा कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन के बारे में पूछे तो वो आपका लोकसभा है। क्या है? लोकप्रिय सदन लोकसभा है। और संसद का स्थायी सदन के बारे में पूछे तो वो है आपका राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और भारतीय संसद बनती है, जो भारतीय संसद है ये
कि इसमें इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर आपकी लोकसभा भी होनी चाहिए, राज्यसभा भी होनी चाहिए, साथ में राष्ट्रपति। इन तीनों से क्या बनती है, भारतीय संसद बनती है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न भी दे रखा है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तीनों से मिलकर बनी है आपकी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, वो अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 105 होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। जैसे कि हमने बताया है, संसद आपकी होगी दोनों, है ना, साथ में क्या होगी, सदन कितने होंगे, दोनों होंगे, और राष्ट्रपति आपके होंगे, तीनों मिलकर जो संसद बनाएगी। तो ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 79 में। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, तो देखिए यहाँ पर निम्न सदन बोले तो लोकसभा है, और उच्च सदन बोले तो क्या होगा, वो आपका राज्यसभा होगा, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, जो संसद को भंग करना हो तो राष्ट्रपति सक्षम होता है, कौन होता है भैया, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, तो 2 सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, उसके अंदर अंदर इसमें क्या होना चाहिए, जो इनकी बैठक होती है वो होना चाहिए। तो अनुमति कितनी होती है, 6 माह की होती है, कितनी, 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। कैसे, साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो दोनों सदनों की जो बैठक बुलाता है कौन बुलाता है भैया, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, अब होती कब है, जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, मतभेद होने लगते हैं, तब जाके लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। जब संसद के दोनों सदनों की किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके, जो कि अभी हमने आपको बताया। दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है आपका कि संसद की कार्यवाही सूची में, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय, जिसे प्रथम घंटा भी कहा जाता है, वो कौन सा होता है, तो प्रथम विषय पूछ ले या फिर प्रथम घंटा जो पूछ ले वो क्या होता है, प्रश्नकाल का होता है। इसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भैया, प्रश्न पूछे जाते हैं ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। यहां पर देखिए कौन सी संसदीय प्रणाली भारत की देन है, तो ये आपके शून्यकाल है। क्या है, शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि 60 दिन तक वो यदि आपके सदन में नहीं उपस्थित होगा बिना बताए, तो उसकी जो है सदस्यता क्या होती है, उसको रद्द कर दिया जाता है ना। तो 60 दिन याद रखेगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, संसद करती है। संसद द्वारा सांसदों का वेतन का निर्णय होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो धन निर्गम पर संसद का आपका क्या होता है, नियंत्रण होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति, जिसे कोरम भी कहते हैं, अच्छा प्रश्न है, चाहिए, तो 1/10वां भाग होना चाहिए। संविधान के अनुसार संविधान का अनुच्छेद कौन सा, याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत है ना, जो बैठक होगी संयुक्त दोनों सदनों की, तो उसमें जितने भी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, उदाहरण बता रहा हूं मैं, है ना, 100 है तो 100 में से कितने होने चाहिए, 1/10, यानी कि 10 लोग इसमें से होने चाहिए, तब जाके क्या होगी, बैठक होगी। 1/10वें भाग जो सदन के सदस्य होते हैं वो होने चाहिए, तब जाके क्या होगी, बैठक होगी, है ना। सदन के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के में कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, तो 1/10वें भाग जो सदन के सदस्य होते हैं वो होने चाहिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संघीय सरकार के नाम से। कैसे जाना जाएगा भैया, संघीय सरकार के नाम से जाना जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है, तो देखिए कार्यपालिका के अधीन रहकर जो कार्य करेगा वो आपका न्यायपालिका करेगी। क्या करेगी, न्यायपालिका। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है, 17वां कौन करता है, 17वां लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य 1 वर्ष में अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है, तो अपने क्षेत्र में कितनी कर सकता है विकास के लिए, 5 करोड़ कर सकता है। कितनी, 5 करोड़। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब बात करेंगे संघ और उनके राज्य के बारे में, है ना, इसका गठन कब हुआ था,
और राज्यों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, कौन सा राज्य कब गठित हुआ था। तो संघ और उसके राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया है? 1953 में। कब? 1953 में। अन्य रजवाड़ा, रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, यानी कि विलंब किया? हुए तो सही लेकिन बाद में हुए। वो कौन से हैं? आपका जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर, ये बाद में विलय हुए थे भारत में, है ना। चलिए, 500 से अधिक रजवाड़ा जैसे कि देशों रियासती हम कह सकते हैं कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके माध्यम से क्या हुआ था? 500 से अधिक रजवाड़े जो देसी रियासतें होती हैं वो भारत में विलय हो गई थी। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर पूछे तो जो आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। कब? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य के बारे में पूछे, अच्छा प्रश्न है। यदि भाषाई आधार पर पूछे तो भारत का प्रथम राज्य कौन सा होगा? वो आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था भैया 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया था 1962 में। कहां किया गया था? 1962 में, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करें तो इसके द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो ये कब की बात की जा रही है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की, है ना। तो तब आपके 14 राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6। यहाँ पर एक क्यूज के तौर पर एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, है ना, कि अभी वर्तमान में बताना है कमेंट के माध्यम से कि वर्तमान में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। कमेंट के माध्यम से सभी बच्चों को बताना जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा ये दिया गया था 1975 में। कब? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की। अब बात करेंगे मूल अधिकार की या फिर मौलिक अधिकार की, है ना। किसकी बात करेंगे? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ पहले डिटेल दे देते हैं, उसके बाद प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका इसमें कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? टोटल कितने किए गए भैया? 6। मूल संविधान की पूछ ले कि मूल संविधान में कितने प्रस्तावित किए गए? तो 7। कितने थे पहले? 7 थे। एक हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार को यहां से हटा दिया गया है ना। टोटल कितने हो गए? 6। तो कुल 7 अधिकार मूल रूप से संविधान द्वारा प्रदान किए गए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और एक कानूनी अधिकार 300A बना दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन से संशोधन में? याद रखिएगा 44वें संशोधन में। कब? 1978 में, है ना। और इसे जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसे कानून बना दिया गया था। कौन सा कानून यदि पूछ ले तो उस कानून का नाम है कानूनी अधिकार 300A बना दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अब 6 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं और वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 मौलिक अधिकार आपके उसमें है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है ना। 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक के उसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया। याद रखिएगा, दोनों आपके जो मौलिक अधिकार है वो काफी अच्छे हैं, है ना। आगे पूछे जा सकते हैं। 6 में 6 आपको याद करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करें तो अनुच्छेद 23 से लगाकर 24 तक इसके अंतर्गत आएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात करें तो अनुच्छेद 32, है ना। कौन सा? अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। कि जो 6 मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें कि भाई जो पूरा आपका ये मौलिक अधिकार है, यदि भाग जो मैंने कितने बताए, भाग कितने हैं? तो भाग 25 है। तो इन 25 भाग में से कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार संविधान का वर्णन किया है? तो वो है भाग 3 में। किसमें किया गया है? भाग 3 में। मैं 25 ही भाग आपको बता चुका हूं पहले ही। मूल अधिकारों को स्वतंत्र किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? देखिए, यहाँ पर मूल अधिकारों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, सॉरी, तो वो की गई संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में जो यदि संशोधन करना हो, सॉरी, तो इसमें सक्षम कौन होता है? संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो यदि यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछे तो 12 से 35 में है, जो कि हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है भैया? निलंबन, यदि निलंबन करना है कोई सा मौलिक अधिकार को तो राष्ट्रपति कर सकता है, जो कि 7वां किया जा चुका है ना। किसके द्वारा किया है?
राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो सुनवाई यदि करना है तो सर्वोच्च न्यायालय को किया गया है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण रक्षक कौन करता है? जो मौलिक अधिकार है भैया इसकी रक्षा कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। कौन करेगा? न्यायपालिका, है ना। चलिए, यदि इसमें सुनवाई करनी है तो आपको उसी के पास जाना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यदि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने हैं, कुछ सुधार करना है, कुछ प्रतिबंध लगाना है तो संसद द्वारा हो सकता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना कि जो व्यक्ति है उसे किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 6 मैंने पॉइंट बताए, उनके माध्यम से स्वतंत्र है आपका व्यक्ति, है ना। या फिर अपनी बात की जाए तो 6 आपके मौलिक अधिकार, आप उस पर स्वतंत्र हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो भैया समानता का जो अधिकार है याद रखिएगा 14, 15, 16, 17, 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह है 21। कौन सा अनुच्छेद है भैया? 21 अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मैं आपको बता चुका हूं, तो अनुच्छेद 24 है। कौन सा है? अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? तो 14 वर्ष, है ना। 14 वर्ष से अधिक ना हो तब तक वो व्यक्ति वहां पर या फिर वो जो बच्चा है वो काम नहीं कर सकता कारखानों में, है ना। एक कानून बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश, जिसे रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में रिट कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट या फिर समादेश याचिका दायर की जा सकती है? तो उसे बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं उसे? हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बताई गई है याचिका कौन सी होगी? आपकी हेबियस कॉर्पस होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 होगा। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे क्या कहा गया है भैया? अम्बेडकर जी द्वारा हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे जो शिशु होते हैं उस शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकारों के अंतर्गत होता है, यानी कि इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है 14 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो वह अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। अब बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आएंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहां से किए गए हैं? आयरलैंड से किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो ये जो हुए भैया अनुच्छेद 61, 51। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, उल्लेख है? तो 36 से 51 तक है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो देता है आपका नीति निर्देशक तत्व। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की जो प्रेरणा देगा वो आपका नीति निर्देशक तत्व देगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात करें तो इसमें शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको बताना क्या है? तो भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो ये नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। किसका भैया? संविधान के जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, तो नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है आदेश। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो पृथक्करण का प्रावधान होगा ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। भाग 4 में और अनुच्छेद 50 के तहत। संविधान का कौन सा
अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो ये भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते। याद रखिएगा, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व देंगे। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ये ग्राम पंचायतों की स्थापना माना जाता है ना, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। 179 का आपका प्रश्न है, निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसे? गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। और इसमें ग्राम पंचायत का गठन करना और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होता है ना, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो राज्य के लिए। सबसे ज्यादा जो महत्व होगा वो किसके लिए होगा? नीति निर्देशक तत्व का राज्य के लिए होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो वह 14 वर्ष, जो कि आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। आगे अब बात करेंगे मूल कर्तव्य की, है ना। अब किसकी बात करेंगे? मूल कर्तव्य की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया जाता है, तो स्वर्ण सिंह समिति। जब कौन सी समिति बनाई गई थी? स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया था। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था, यानी कि स्थापित कब कर लिया था? तो 1976 में, 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, कब किया गया भैया? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित 42वें संशोधन में, है ना। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य। किसके? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो यहां पर ध्यान देना है, टोटल कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 है। वर्तमान में पूछे तो कितने? 11 है। लेकिन पूछा क्या गया भैया? 1976 में पूछा गया कि 1976 में 42वें संशोधन किया गया था, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब कितने थे? कब कितने निश्चित किए गए थे? 10 किए गए थे। कितने किए गए थे? 10। संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये देखिए, संशोधन की बात करें कि संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 51A के तहत। संशोधन कौन से में हुआ था? 42वें संशोधन में, है ना। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51A के, है ना। दोनों अच्छे प्रश्न हैं, याद कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? पहले 10 तक 11 हो गया, तो वो है 86। पहले 42वें में जोड़ा गया था, अब यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सन, याद रखिएगा। और अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन में कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए, ये भी हमने आपको बताया था कि 11वां, यानी कि 10 थे पहले, अब कितने हुए? टोटल 11। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका मौलिक कर्तव्य पहले से शुरू हो चुका है ना, ये आपका नहीं, यहाँ पर हटा देना। तो हम जो 11वें मौलिक अधिकार की बात करेंगे वो जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को। क्या कहा गया भैया? कौन सा जोड़ा गया है? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। और उसमें क्या कहा गया है कि सभी माता पिता या फिर जो अभिभावक होते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजे। अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भैया? ये अनिवार्य कर दिया गया है। एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है शिक्षा के अधिकार को। ये 11वां मौलिक अधिकार है, जो कि 2002 86वें संशोधन में इसको बनाया गया था। अब कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 11 के 11 मैंने यहाँ पर रखे हैं, है ना। इसको प्रश्न आप 190 मान सकते हैं या एक प्रश्न एक्स्ट्रा मान सकते हैं। भैया ये मौलिक कर्तव्य मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ के संविधान के से प्रेरित है। कहां से है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। और कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहला है आपका कि संविधान का पालन करना है सभी व्यक्तियों को, है ना। और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, सभी के लिए है ना। ये कंपलसरी है 11, है ना, याद रखिएगा इनको। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं है, कि उसके लिए नहीं, सभी के लिए है ये। तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना होगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी होगी। देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करे, बिल्कुल कर सकते हैं। सामान्य भाईचारों की भावना का विकास करना, देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना या फिर करें,
और 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से बचे। कोई एक के ऊपर ये जो जितनी भी मौलिक अधिकार बनाए गए एक के ऊपर या मौलिक कर्तव्य बनाए, एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है ना। 10वां है जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ये 10 आपके मूल संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन 11वां है सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजे। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, है ना। अगला प्रश्न, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए है ना। सॉरी, किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या दंड देने की व्यवस्था नहीं है। आप यदि नहीं भी करेंगे इसका पालन तो ऐसा नहीं कि आपको दंड देंगे, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन आपको इन 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है ना, और करना ही चाहिए क्योंकि सभी अच्छे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई आपको जबरदस्ती करवा रहा है या फिर इसमें ऐसा है जिससे आपको नुकसान हो रहा है। इससे हमें अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने गांव को, सभी को कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा, है ना, या फायदा हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की, है ना। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष के बारे में पूछे तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो भी आपका राष्ट्रपति होता है। इनके चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं? तो 5 वर्ष के लिए होते हैं। यहाँ पर समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? अच्छा प्रश्न है। तो ये होती है भी आपके राष्ट्रपति में होती है। भारत संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती हैं। भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? सॉरी, कितनी? जिस व्यक्ति है जो राष्ट्रपति निर्वाचन होगा, जो पात्र बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? प्रश्न इस प्रकार है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आप और हम उसे नहीं चुन सकते हैं, उन्हें नहीं चुन सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, नागरिकों द्वारा उनका चुनाव नहीं होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है ना। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद होता है जिसमें उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। निर्वाचन आयोग द्वारा आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिबंधित चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया, उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं तो यहाँ पर स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये सभी फैसला करते हैं और ये सभी वोट वगैरह जो भी है इनके वो करते हैं, उससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो सदन के किसी भी सदन द्वारा, चाहे तो लोकसभा लगा सकते हैं, राज्यसभा, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि लोकसभा ही लगाएगी, राज्यसभा, सदन के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा, है ना। महाभियोग लगाएंगे तभी, और कौन लगाएगा? संसद के दोनों सदन लगा सकते हैं और इसमें महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद का जो महाभियोग लगाकर, जैसे कि अभी हमने देखा कि महाभियोग लगाकर ही आप राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है ये पूछा गया। भारत राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो वो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको सौंपा जाता है। और राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो कितने माह के अंदर भर लिया जाता है? तो 6 माह, कम से कम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको भर लिया जाता है ना। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने का या कम से कम का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति चाहे तो उसे वैसे ही छोड़ सकता है, बिना उसकी सजा भी वो माफ करा सकता है, पूरी सजा माफ करा सकता है। तो किसे दिया गया अधिकार? राष्ट्रपति को दिया गया है।
किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो ये ले सकता है भैया अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो वह है 6 सप्ताह। क्या भैया? 6 सप्ताह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो वो होगा आपका अनुच्छेद 57। कौन सा होगा? अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी, यानी कि पूरा उनका कार्यकाल नहीं हुआ था? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे भैया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। आगे बात करेंगे, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पर पूछी गई कितनी है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा यदि मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी कर सकते हैं? टोटल 14 कर सकते हैं, दोनों में, है ना। यदि अलग अलग पूछे तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत अपने हिसाब से कर सकता है सदस्यों को। इसलिए दोनों सदनों में कुल कितने? 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के। राष्ट्रपति को प्रति माह कितने वेतन प्राप्त होता? तो लगभग 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए प्राप्त होता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो याद रखिएगा, जमानत के तौर पर 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। याद रखिएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? मतलब अभी वर्तमान में आपके जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। ये 15वें नंबर पर अभी बने हुए हैं राष्ट्रपति। याद रखिएगा, इनका स्थान कौन सा है, क्रम कौन सा है? 15वां। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिमाह मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह। कितना? 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनुपस्थित होने में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। कौन सा है? विधायी अधिकार है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तब बनता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी हैं? तो वो ज्ञानी जेल सिंह। कौन है भैया? ज्ञानी जेल सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद करेगा। कौन करेगा? संघीय संसद करेगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की कानूनी रूप से सक्षम कौन है भैया? तो वो भी आपका राष्ट्रपति है। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? जो राष्ट्रपति का होता है वही आपका उपराष्ट्रपति का होता है, 5 वर्ष, है ना। और उपराष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ आपका राष्ट्रपति दिलाएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति करता है। कौन करता है? उपसभापति करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कितना? 6 माह, है ना। राष्ट्रपति की मृत्यु यदि होती है तो जैसे कि हमने बताया कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, है ना। यानी कि 6 माह के अंदर अंदर पद को भरना पड़ता है। उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद जो है वो ग्रहण करता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो वो है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी, है ना। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो वो है राज्यसभा। किसका होता है? राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद द्वारा होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? वह संसद को है। किसको है? संसद को है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके थे। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं?
तो जैसे कि आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है, संसद के सभी सदस्य होते हैं, इनको ये मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं यदि एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किससे निर्देशित किया जाता है, तो यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय को किया जाएगा। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, यदि कोई विवाद होता है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगी, उपराष्ट्रपति के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगी। उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करता है, तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कब? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति के चुनाव में दो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं ये आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो वो संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति का पदयुक्त करने का प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। कहां पर? केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा, है ना, कौन निकाल सकता है, यदि सहमति मिल गई लोकसभा की तो राज्यसभा, इन दोनों की सहमति से उपराष्ट्रपति को निकाला जा सकता है। अब बात करेंगे राज्यसभा की। कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है, जैसे कि हम इस पर बात कर चुके हैं। यदि स्थायी या उच्च सदन के बारे में पूछे तो वो राज्यसभा है। कौन है? राज्यसभा है। और राज्यसभा का सर्वोत्तम गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है, तो याद रखिएगा 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम संख्या, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कितनी होगी? 1/10 भाग होगी। जैसे कि लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, जो 1/10 भाग निकालते हैं तो टोटल कितने होने चाहिए? कम से कम 55 होने चाहिए। किस पे? लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने होने चाहिए? 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं या फिर कार्रवाई चल सकती है ना। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है भैया, तो 25 है। कितनी है? 25, जैसे कि अभी हमने बताया। कितनी होनी चाहिए? 25। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव के बारे में पूछे तो वी.एस. रमा देवी थी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता भैया? इसको विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या के बारे में पूछा गया तो 250। कितनी? 250 याद रखिएगा। वर्तमान में पूछा गया है ना, पहले 252 थे, उसमें इंग्लो वगैरह सारी चीजें वो मैं आके आपको बताऊंगा, उनको हटा दिया गया है। तो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, जैसे जैसे प्रश्न आगे जाते जाएंगे आपको बताते रहेंगे, है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 12। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर राज्यसभा में कितने? 12 और लोकसभा में कितने? 2। टोटल कितने? 14 मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसी को नहीं है। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वहां कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा। कौन है वहां? राज्यसभा है। और राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव करता है वो आपका लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। क्या करते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिकार की अध्यक्षता कर सकता है, तो वे नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदन मनोनीत किया गया था, तो ये पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। किसको? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी, तो नरगिस दत्त थी। कौन सी? नरगिस दत्त।
राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। कैसे? संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर। कितने? 14 दिन के भीतर। याद रखिएगा, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो उसके जो प्रतिनिधि है वो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, किस प्रकार से? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। अब हमने राज्यसभा की बात करी, अब लोकसभा की बात करें तो कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वह लोकसभा। कौन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। कौन से? अनुच्छेद 81 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 500 की गई है। कितनी भैया? मूल संविधान में लोकसभा, देखिए मूल संविधान की पूछा गया है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 500। कैसे? मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती? 500 निर्धारित की गई है। बाद में संविधान में संशोधन किया, यहाँ पर देखिए मूल पूछा गया इसलिए 500 की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो 552, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से। कितने? यहाँ पर 552 में से 530 सदस्य आपके राज्यों से और 20 सदस्य आपके क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते थे। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय से मनोनीत किया जाता था। लेकिन आपका जो 104वें संविधान संशोधन है इसके माध्यम से इनको हटा दिया गया है। इस अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है ना। तो टोटल कितने रह गए? 550। याद रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं आपके लोकसभा सदस्यों की संख्या? 550। याद रखिएगा, है ना। 550 प्लस आप कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, वो अब हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन से हटाया? तो 104वें संशोधन से हटाया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में। चलिए, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, तो वो की गई है 545। कितनी की गई है? 545, है ना। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा, यहां पर देखिए पूछा गया 31वें संवैधानिक संशोधन में पूछा गया है कि जिसके अंतर्गत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 545 की गई, है ना। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछे, जैसा कि मैंने आपको बताया अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। अभी कितनी वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में 543 सीटें। कितनी है? 543 सीटें। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 550। और 31वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो वो जाएगा आपका 545 सीट, है ना। आगे बात करें, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती? तो जनसंख्या के आधार पर होती। कैसे होती भैया? जनसंख्या के आधार पर होती है ना। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये आपका 1971 की जनगणना पर, कौन सी जनगणना पर? 1971 की जनगणना पर लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहां निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। कब तक? जो 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में हुए थे। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए? तो 16वां। लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में कब संपन्न हुए थे? तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में, है ना। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता? तो उत्तर प्रदेश भेजता। कौन भेजेगा भैया? उत्तर प्रदेश भेजेगा। अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां तथा 21वां। कौन सा भैया? 7वां तथा 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये उत्तर प्रदेश के हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो ये दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। और यदि हम राज्य की बात करें तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो याद रखिएगा वो 7 है। कितने हैं? 7 है।
लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा के कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो 1976 ईस्वी से, है ना। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? मैं आपको बता चुका हूं, 6 माह के अंदर अंदर आपकी जो बैठक है वो होनी चाहिए। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। कितना? वर्ष में 2 बार बुलाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। किस प्रकार करेगा भैया? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कर सकता है। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये आपकी 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए? आपातकाल के दौरान संसद जो है वो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तब जाकर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ सकता है। लोकसभा के किसी सदस्य की मध्यस्थता में कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। जैसे कि राज्यसभा में आपको बताया 2 माह मतलब 60 दिन, है ना। 60 दिन कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता बिना बताए तो उसकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर देंगे, है ना। तो चाहे वो लोकसभा के बारे में पूछे या राज्यसभा में, बात एक ही है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर जिसे बोला जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भैया जो अस्थायी लोकाध्यक्ष होता है इसे राष्ट्रपति किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो यहां पर भी राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है तो सदस्य द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियों की हम बात करें तो संविधान संशोधन करने के विषय में इनकी समान शक्तियां होती है। समान शक्तियों का जो क्षेत्र है संविधान संशोधन करने में होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। जो बिल प्रस्तावित होता है वित्तीय बिल वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। किसी विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक जो कि हम अभी देख सकते हैं, वित्तीय बिल जो प्रस्तावित है केवल और केवल आपके लोकसभा में ही हो सकता है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है या फिर नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने ही बार भी, कोई यहाँ पर ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है, कितनी बार भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है तो वो है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। किसका होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री करता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ये प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई। कहां पर? ब्रिटेन देश में विकसित हुई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है तो ये प्रधानमंत्री में करती है। किसमें? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम, तो कम से कम 25 वर्ष। 25 वर्ष यदि किसी व्यक्ति की उम्र है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है भैया? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, जो चुना जाता है बहुमत से, वही आपका प्रधानमंत्री बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते।
याद रखिएगा, यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास जब प्रस्ताव होता है तो उसमें वो खुद का वोट नहीं दे सकते, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपको चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र की बात की जा रही है तो मोरारजी देसाई, है ना। कौन थे? मोरारजी देसाई। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किसको देना पड़ा भैया? तो चौधरी चरण सिंह को देना पड़ा, है ना। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने पर किसको त्यागपत्र देना पड़ा था? चौधरी चरण सिंह को देना पड़ा था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है तो ये मोरार देसाई जी या फिर मोरारजी देसाई जी जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा उम्र की बात करें तो वो मोरारजी देसाई थे, और यहाँ पर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपके राजीव गांधी थे। इनकी सबसे कम उम्र में ही ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब संघीय मंत्री परिषद की हम बात करते हैं तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का, दोनों के सदस्य आपके मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया संसद का कोई भी सदस्य, और संसद में आपका राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आता है ना, तो दोनों के जो सदस्य हैं वो मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यहां पर भी राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो जैसे कि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। इसके अंतर मंत्री परिषद में वरीयता के दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो पहले वो उप मंत्री होगा, है ना, फिर वो राज्य मंत्री, फिर वो जाके वो कैबिनेट मंत्री बनेगा। तो ये सही क्रम है ना मंत्री परिषद के वरीयता अनुसार। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते तो केवल लोकसभा के प्रति होता है। याद रखिएगा, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी क्या होगा भैया? राष्ट्रपति के प्रति होगा। और संघीय मंत्री की हम बात करें, संघीय मंत्री परिषद की हम बात करें तो ये जो मंत्री जो है ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 माह बाद। कितने माह बाद? 6 माह बाद। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 की यहाँ पर बात की जा रही है कि किन विषयों पर विचार करती है? तो मंत्री परिषद के विचारों पर विचार करते हैं। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं तो ये लिए जाते हैं लोकसभा से। कहां से? लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वहां लोकसभा में अपना व्यवक्त दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। क्या कर सकता है? बिल्कुल दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रथम उत्तर सत्र, यानी कि प्रथम जो घंटा होता है, प्रथम घंटा, उसको आप यहाँ पर शून्यकाल कहते हैं और उसी को ही शून्यकाल कहा जाता है। उसका अर्थ पूछे तो प्रश्न उत्तर सत्र, है ना। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो मंत्री परिषद के द्वारा पास होता है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। क्या बनना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे तो वो लोकसभा का बन सकता है या फिर राज्यसभा का, है ना। चलिए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति भैया? तो वहां केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की बात की जा रही है। राज्य मंत्री की क्या स्थिति? वहां केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होगा जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1963 में। कब? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, है ना। किसकी बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, भाग के बारे में पूछा गया। कितने भाग बताए गए भैया? मैं आपको हर बार बता रहा हूँ 25, है ना। तो भाग 5 में की गई है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश
सो की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होती है तो 10 वर्ष तक कम से कम उसे एडवोकेट होना पड़ेगा, है ना, उस क्राइटेरिया को पार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक बना रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पूछी गई है, तो वो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिमाह वेतन पूछी गई है, तो वेतन जो होगी वो 2,80,000 होगी। कितनी? लगभग 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी प्रतिमा वेतन कितनी होगी? तो उनकी 2.5 लाख होगी। कितनी होगी? 2,50,000। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा, संसद के पास होती है। किसके पास? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। और शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? आपका मुख्य न्यायाधीश करवाता है ना। और इसकी नियुक्ति कौन करवाता है मुख्य न्यायाधीश की? तो राष्ट्रपति करवाता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। याद रखेगा, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यवाहक या फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, है ना। चलिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे परामर्श करते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो पद को संभालेगा, वो काम करेगा, है ना। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो यहाँ पर वो मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस ए हिदायतुल्लाह, है ना। इनके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में काम किया गया। पहले ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, है ना। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। यदि आप न्यायालय में न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हो तो आप वकालत अब नहीं कर सकते, है ना। ये याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे भैया? संसद को, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का, है ना। जो कामकाज होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय जो होता है उसका निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्यायपालिका है तो स्वतंत्र है न्यायपालिका, है ना, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा होता है? तो एकीकृत होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले में किसकी प्रस्तुति किया जा सकता है? तो भारत की जो उच्चतम न्यायालय है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामले में आप सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया जा गया है तो अनुच्छेद 143 में, है ना, 43 में, सॉरी। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय को है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बाद में उच्च न्यायालय के बारे में। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में? तो वो है 25। कितने हैं? 25। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो जहां पर सबसे कम है वहां आपको बताना है। तो वो सिक्किम उच्च न्यायालय है जिसमें उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कम है। ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा होगी आपकी इलाहाबाद में, है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी न्यायाधीशों की। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? तो वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय, है ना। इसमें न्यायालय में जो सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है उसका नाम क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो वह दिल्ली।
भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है दिल्ली। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय के बारे में पूछे तो वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 याद रखिएगा सन, है ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें तो यह बिलासपुर में। कहां पर है? या बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? या फिर यह कह सकते कि उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय वो कहां पर स्थित है? तो वो नैनीताल में है। झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कहां की गई थी? सॉरी, तो रांची में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? जबलपुर में है। इसके कितने खंडपीठ है? खंडपीठ कितने? दो है। एक है आपका ग्वालियर में और दूसरा है आपका इंदौर में। तो इंदौर में है और एक है ग्वालियर, है ना। ये याद रखिएगा, दो खंडपीठ है आपके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। जो मुख्य है आपका वो जबलपुर में है और दो खंडपीठ आपके, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछे तो वो अन्ना चंडी है। कौन है? अन्ना चंडी है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछे। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त दोनों अलग अलग है। यदि मुख्य न्यायाधीश पद के बारे में पूछे तो वो लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ है। अगला प्रश्न, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। कैसे? संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या फिर बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का अधिकतम जो उम्र होगी वो कितनी होगी? आपकी 65 वर्ष होगी। कितनी? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किस उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो? कितने? 10 वर्ष तक, है ना। किसमें? याद रखिएगा, अधिवक्ता अलग है ना। 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में क्या किया गया हो? कार्य किया गया हो। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। इसकी संविधान संशोधन की, तो भाई क्या क्या संविधान संशोधन हुए? संविधान में संशोधन हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20। भाग पूछे तो भाग 20 है और अनुच्छेद पूछे तो 368। आईएमपी याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संशोधन है? तो वह अनुच्छेद 368 होगा। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 366 के अनुसार होता है। भारत संविधान में जो संशोधन होगा वो किस धारा के अंतर्गत होगा? तो धारा 366 के अंतर्गत होगा। ये अनुच्छेद है और ये धारा है, दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, जो संशोधन किया जा सकता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के माध्यम से भी संशोधन किया जा सकता है संविधान में, है ना। तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में किया जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधन किया जा सकता है तो अकेले संसद के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग जो है वो संशोधित कहां पर किया जा सकता है? तो अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। और संसद में आपको बताइए, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है और राष्ट्रपति भी होते हैं ना। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता? नहीं। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन, अभी तक बहुत सारे संशोधन हुए हैं लेकिन प्रथम कब किया था? तो ये 1951 में किया था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो ये 1951 में बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित थे? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित थे। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? तो 13वां संशोधन है वो।
किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, पंजाब तथा हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थापना की गई थी वो 18वीं संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई? तो 22वां संवैधानिक संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो यह आपका 31वां संवैधानिक संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो 35वें। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये 35वां है, तो ये 36वां है ना। कौन सा है? 36वें अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त है या फिर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 41वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो वो भी आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। शिक्षा को किस संविधान के द्वारा राज्य सूची में संवर्धित सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो वो भी आपका 42वें संविधान संशोधन होगा। भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता वाक्यांश जिस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है, तो वो भी आपका क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो वो नया अध्याय कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। काफी अच्छा प्रश्न, याद कर लीजिएगा। किसी संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए हैं, तो ये भी आपका 42वां संवैधानिक संशोधन होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में कर दिया गया है, निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये है आपका 1985 का 52वां संशोधन। कौन सा है? 1985 का 52वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह 52वां। कौन सा है? 52वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह 56वां। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सम्मिलित करता है? तो वह 51वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद संबंधित है कि मूल कर्तव्यों से। किससे है ये? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये 44वां संवैधानिक संशोधन है ना। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1206 हो गई। कितनी हो गई है? 1206 हो गई है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटा दिया गया है? तो वह संपत्ति का अधिकार। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुसंशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो वह 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस अधिकार से उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो वह अकेले संसद द्वारा। किसे? अकेली संसद द्वारा।
अगला और लास्ट प्रश्न है कि वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? या सहकारी समिति का गठन एवं क्रिया है तो वह क्रियाकलाप। वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है ना। तो ये जो टोटल प्रश्न थे आज के वो 450 थे। कितने थे? 450। बीच में आप कुछ प्रश्न आपको समझाई भी थी, उनके प्रश्न संख्या मैंने नहीं डाली थी, इसलिए मैंने शुरू में बताया था टोटल लगभग 500 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सर्च कर सकते हैं और वहां पर जुड़ सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी, वहां से भी आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।